भाई ये बात सब जानते हैं कि दलदल बहुत ही मनहूस होते हैं। भले ही यहाँ खौफनाक हादसे या शैतानी जंतुओं के दिखने का कोई रिकॉर्ड ना हो, तब भी ये भीगे और मनहूस स्थान बस देखने भर से किसी के भी अंदर डर पैदा कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप जल्दी देखेंगे कि कभी कभी यहाँ सिर्फ पांव रखते ही दलदल द्वारा अंदर खींच लिए जाने या दो चमकती आंखों द्वारा हर पेड़ के पीछे से घूरते रहने से भी ज्यादा खौफनाक चीजें मौजूद हैं। खुफिया रहस्यों वाली डरावनी गुड़ियाओं से लेकर साउथ कैरोलिना के दलदलों के पौराणिक जीवों तक, आइए देखते हैं कुछ ऐसी भयानक चीजें जो दलदल में पाई जाती हैं। चकी की बहनें। अक्टूबर 2014 में जब चीफ डिप्टी जो सिंडगर हाईवे की तरफ से अल्बामा के बेयर क्रीक के दलदल के पास से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर जिस चीज पर पड़ी वो पोर्सलेन की गुड़िया की एक जोड़ी जैसी दिख रही थी। उन्होंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्हें उन्हीं गुड़ियों के बारे में कंप्लेन करने के लिए लोकल लोगों के फोन आने लगे, तब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें शायद उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। तो इन गुड़ियों में इतना बेचैन करने वाला क्या था भाई? जब वो और उसके साथी ऑफिसर्स ने करीब से देखा तो सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि उन्होंने पानी में से 21 गुड़ियां बरामद की। इन सभी को बांस के डंडे के ऊपर डरावने ढंग से बांधा गया था। अधिकांश गुड़ियां चीनी मिट्टी की बनी हुई थी और कई के चेहरे ऐसे रंग से पुते हुए थे जो सफेद स्प्रे पेंट दिख रहा था। हालांकि जो ने सोचा कि ये शायद सिर्फ किसी की शरारत थी, लेकिन उसको जो मिला था उससे वो भयभीत हो चुका था, खासकर जब बेयर क्रीक दलदल के पास विचित्र और भयावह चीजों के दिखने किस्से प्रचलित थे। स्थानीय लोगों ने अक्सर दलदल की गहराई से उठने वाली तेज गड़गड़ाहट की सूचना दी है और अपनी बहादुरी आजमाने के लिए कई पीढ़ियों से टीनेजर्स यहाँ रात में जीवों और होशैल आत्माओं की तलाश में प्रवेश करते आए हैं। इन्हें लोकल भाषा में हैंड्स कहते हैं और माना जाता है कि ये यहाँ की धुंध में भटकती रहती हैं। और भाई आखिर में कोई भी अपनी गुड़िया लेने के लिए आगे नहीं आया और जो ने इस हादसे को इस एरिया के सबसे अजीब खौफनाक अनसुलझे रहस्यों में से एक के तहत दर्ज कर लिया। लेकिन भाई अल्बामा अकेली ऐसी जगह नहीं है जहाँ के दलदलों में डरावनी गुड़ियां दिखती हैं। गुड़िया से संबंधित रहस्य वाला एक और शहर है लुसिंडा, जो ऑस्ट्रेलियाई की एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के 406 स्थानीय लोग लंबे समय से एक भूतिया गुड़िया से खौफजदा हैं, जो कि पास के दलदल के बगल में एक झूले पर बैठी हुई है। यहाँ के कई निवासियों का मानना है कि ये गुड़िया खराब किस्मत की निशानी है। अगर गुजरते हुए इसे गलती से भी हेलो कह दिया तो भाई आपको फिशिंग में कामयाबी नहीं मिलेगी, या फिर अगर मोटर बोट लेकर समुद्र में जा रहे हैं तो आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन वो डॉल आखिर वहां पहुंची कैसे? तो यार ये किसी को भी ठीक से नहीं मालूम और यूं भी लोगों को इतनी गहराई तक खोजबीन करने में डर लगता है। वैसे कुछ लोगों का दावा है कि गुड़िया को वहां एक लोकल बुजुर्ग दंपति ने बैठाया था। वो बस आसपास के दलदल में एक रंग का एक तड़का लगाना चाहते थे। यार ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जरा सोचिए कि एक खौफनाक दलदल के बीच से निकलते हुए किसी को अगर झूले पर बैठी हुई गुड़िया दिख जाए तो भाई मुझे लगता है तब तो उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग का तड़का लगेगा। जी हाँ, पैंट पर पीछे पीला तड़का। एवरग्लेड की डिस्कवरी। अक्टूबर 2020 में सांपों के शिकारी रेयान ऑसबोर्न और केविन पावलिडिस फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स वेटलैंड्स के आसपास बर्मी अजगरों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए एक मुश्किल भरे दिन के काम के लिए तैयार हो रहे थे। ये प्रजाति फ्लोरिडा में इसलिए पनपी क्योंकि ये पालतू के रूप में रखी जाती थी, जिनमें से कई छूट गए। इनका यहाँ कोई नेचुरल शिकारी नहीं है, इसलिए इनकी आबादी आसमान छू रही है और स्वदेशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों को नष्ट कर रही है। रयान और केविन जानते थे कि अगर वे एक भी पकड़ने में कामयाब होते हैं तो इनाम के रूप में $150 तक मिल सकते हैं, जो कि आसान पैसा है। बस इस काम के लिए थोड़े जिगर की जरूरत है भाई। रायन और केविन L28 टाई बैक के किनारे हंट कर रहे थे। एक नहर है ये जो मियामी से पश्चिम में लगभग 35 मील की दूरी पर है और भाई आधी रात को उन्हें एक गजब की लंबी मादा सांप दिखाई दी जो कि दलदली पानी में तैर रही थी। केविन ने आज तक इतना बड़ा सांप नहीं देखा था, इसलिए जब दोनों पानी में उसका पीछा कर रहे थे तब उसके हाथ कांप रहे थे। वो लोग कम से कम छींटे उड़ा रहे थे ताकि सांप घबरा न जाए। रायन ने उसकी पूंछ के किनारे को पकड़ लिया जबकि केविन ने उसके सिर को कंट्रोल में करने की कोशिश की। सांप फौरन छटपटाने लगा और उन दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी ताकि वो अजगर छूट न जाए और उन दोनों में से एक पर लिपट कर अपनी जकड़ में न कस ले। फाइनली जब दोनों उसे किसी तरह नहर से बाहर खींचकर निकालने में कामयाब हुए तो भाई एक पल के लिए तो रायन और केविन उसकी विशाल साइज को देखते ही रह गए। जब उन्होंने इसका वजन किया तो सांप 104 पाउंड का निकला और भाई इसकी लंबाई थी 18 फीट और 9 इंच। भाई इसने तो फ्लोरिडा में आज तक के पकड़े गए सबसे लंबे बर्मीज पाइथन होने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये इंप्रेसिव भी और डरावना भी। लेकिन भाई ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला अजगर तो असल में उन 5000 बर्मीज अजगरों में से एक है जिन्हें 2017 और 2020 के बीच एवरग्लेड से हटाया गया था। तो भाई अगली बार जब आप फ्लोरिडा के दलदलों और कीचड़ों में पानी उड़ाते हुए चल रहे हों और आपके पैरों से रगड़ती हुई कुछ बड़ी डरावनी और स्केली चीजें निकलें तो जरूरी नहीं है कि वो कोई घड़ियाल हो, समझ गए?
सीटी कौन बजा रहा है। जब रेडिट यूजर बिंग बोंग 1234 8 साल का था, तब उसे अपनी माँ और अपने फैमिली डॉग के साथ देर रात को वॉक पर जाना बहुत पसंद था। ज्यादातर समय सड़कें एकदम शांत होती हैं। उनका घर ऐसे इलाके में था जो लांसिंग मिशिगन के उपनगरीय किनारे पर स्थित था और जिसके बगल में एक मनहूस सा दलदल वाला इलाका था। एक दिन रात के लगभग 11 बजे जब बिंग बोंग और उसकी माँ दलदल के किनारे पर वॉक कर रहे थे, तब एक डरावनी आवाज हवा में गूंजने लगी। ये एक सीटी थी। पहले तो अपने राइटर ने सोचा कि शायद ये कोई चिड़िया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया जो सिर्फ इंसानी सीटी में हो सकता है। लेकिन भाई, रात के इस समय में दलदल की अंधेरी गहराइयों में अकेला कौन घूम सकता है। सीटी की आवाज लगातार कम ज्यादा हो रही थी और इसके साथ साथ बिंग बोंग की माँ की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसने राइटर का हाथ पकड़ लिया और उसे बिना कुछ कहे फौरन घर लेकर आ गई। और क्योंकि बिंग बोंग सिर्फ 8 साल का था, वह माँ से वजह भी नहीं पूछ पाया। 2 साल बीत गए और ये घटना उसके दिमाग में किसी कोने में जाकर भुला दी गई। एक रात राइटर ने अपने कुत्ते को एक बार फिर से बाहर घुमाने का फैसला किया और इस बार अकेले ही। उसने बिना किसी परेशानी के अपनी वॉक लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही वो दलदल के किनारे पर एक विशेष स्थान से गुजरा, उसने वो सीटी फिर से सुनी। जैसे ही ये उसके कानों में पड़ी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ गई। बिंग बोंग तुरंत घर लौट आया और उसने तय कर लिया कि वो उस जगह फिर कभी अंधेरे में नहीं निकलेगा। 1 दशक से भी अधिक समय तक वो सीटी बजाने वालों के चंगुल से बचने में सफल रहा, लेकिन फिर एक धुंध भरी रात आई जब वो 24 साल का हो चुका था। बिंग बोंग हाल ही में मिशिगन से साउथ डकोटा शिफ्ट हो गया था। उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने इंडिपेंडेंस डे को मिसौरी नदी के किनारे कैंपिंग करते हुए मनाने का फैसला किया। यहाँ वे रिलैक्स करते हुए आतिशबाजी देख सकते थे। त्योहार की वजह से पुलिस ने नदी से सारी नावों को हटवा दिया था। अब अपना राइटर एक वीडियोग्राफर भी है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए सूने और शांत पानी का वीडियो बनाने का फैसला किया। लेकिन भाई, फिर पता चला कि कोई तो है जिसने बोटिंग पर लगे बैन की परवाह नहीं की है। उस अंधेरे से तालाब के दूर किसी कोने से राइटर ने पैडल की आवाज सुनी, जो बिल्कुल पैडल के पानी में अंदर बाहर निकलने की थी। बढ़ते हुए अंधेरे में उसने गौर से देखा और किनारे से लगभग 65 फीट दूर उसे एक डॉगी को खेते हुए एक आकृति दिखाई दी। इसे वहम समझते हुए बिंग बोंग ने झील को फिल्माना जारी रखा, लेकिन फिर अचानक उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और कलेजा हिल गया। जी हाँ, एक धीमी सीटी। ठीक वही सीटी जो उसने वर्षों पहले कई बार सुनी थी। अंधेरे में सीटी बजाने वाले के चेहरे को ठीक से ना देख पाने के कारण बिंग बोंग ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यार, ये इंसान सेम व्हिstler तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे तो उसको यकीन हो गया कि वो वही है। जैसे ही व्हिstler झील में बिंग बोंग के सामने पहुंचा, उसने पैडलिंग करना बंद कर दिया और पलट कर उसकी तरफ मुंह कर लिया और फिर उसने वही जानी पहचानी सीटी बजाना शुरू कर दी। कई पल बीत गए और व्हिstler रत्ती भर भी हिला डोला नहीं, लेकिन जब अपना राइटर खड़ा हुआ और उसकी तरफ चिल्लाकर पूछा कि वो कौन है, तब उस शख्स ने फिर से पैडल मारना शुरू किया और नजरों से ओझल हो गया। वहां इतना अंधेरा था कि बिंग बोंग के लिए डोंगी में बैठे हुए व्यक्ति का वीडियो लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने उसकी सीटी जरूर रिकॉर्ड कर ली। जरा सुनिए। You whistling? Is it you? बहुत ही डरावना है ना। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था, या फिर ये व्हिstler जो कोई भी था वो अपने राइटर का पीछा करते हुए सीधे मिशिगन से यहाँ तक आ गया? खैर, तब से लेकर आज तक बिंग बोंग अंधेरे में बाहर निकलने से बिल्कुल नफरत करता है। उसे डर है कि वो सीटी फिर से सुनाई दे सकती है। दुनिया भर में सीटी बजाने वाली शैतान आत्माओं के किस्से कई बार सुनने को मिलते हैं, इसलिए भाई उसका डर वाजिब है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या हम सभी को उस सीटी बजाने वाले का ध्यान रखना चाहिए, या फिर बिंग बोंग पागल हो गया, या फिर वो सिर्फ इंटरनेट पर फेमस होने के लिए झूठ बोल रहा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बिशप विले का छिपकली मानव। 29 जून 1988 को रात के 2 बजे साउथ कैरोलिना के बिशप विले में 17 वर्षीय क्रिस्टोफर डेविस ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी एस्केप और स्वैम्प के किनारे पर उसका टायर फट गया। जब क्रिस्टोफर टायर बदलने के लिए कार से बाहर निकला तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई दौड़ रहा है। आवाज तेज होती जा रही थी। फिर अचानक से अंधेरे में से वो उभरा एक 7 फुट लंबा, धधकती लाल आंखों वाला मानव जैसा प्राणी, जिसकी हरी पपड़ीदार चमड़ी और लंबे काले पंजे थे। क्रिस्टोफर सुरक्षा के लिए अपनी कार में कूद गया, लेकिन उस छिपकली जैसे प्राणी ने उस पर हमला कर दिया। उसने शीशे को तोड़ दिया और छत भी फाड़ दी, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाया। वो प्राणी आखिरकार थक गया और वहां से चला गया। और भाई क्रिस्टोफर ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गया। इस 17 साल के बंदे ने ली काउंटी के शेरिफ विभाग में ठीक यही कहानी रिपोर्ट की है।
जाहिर है उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन भाई लिजार्ड मैन ने फिर से हमला किया। गर्मियों के दौरान स्क्रैप और दलदल के आसपास के क्षेत्र में और भी कई कारों पर अटैक हुए। शुक्र है कि उनमें से ज्यादातर खाली थी। पुलिस जब भी आती तो उन्हें फटे हुए फेंडर, मोड़े हुए एंटीना और कारों की पूरी बॉडी पर गहरे स्क्रैच मिलते। जल्दी बहुत से लोगों ने सूचना दी कि उन्हें एक बहुत बड़ा स्केल वाला आदमी दिखाई दिया जो कि दलदल एरिया में घूमता रहता है, और मीडिया ने इन कहानियों को पूरी तरह से लपक लिया। लोकल रेडियो स्टेशन WCOS ने तो इन प्राणियों को जिंदा पकड़ने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम भी घोषित कर दिया। हालांकि जैसे ही सर्दी आई ये छिपकली मानव दिखना बंद हो गया। इसके गर्मियों के दौरान मचाए हुए आतंक का खात्मा हो गया था। हालांकि ये लेजेंडरी प्राणी आने वाले कई दशकों तक कभी कभार दिख जाता था। कभी कभी इसके गाड़ियों पर हमला करने की रिपोर्ट भी मिलती थी, और ये हमेशा बिशप विले के दलदल के आसपास के इलाके में होता था। स्केप और स्वैम्प में आने वाले विजिटर्स को आज भी सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। क्यों भाई, हो सकता है कि बिशप विले का लिजर्ड मैन फिर से अपना चेहरा दिखाने का फैसला कर ले। इसलिए भाई अगर आप इस एरिया में कभी आते हैं तो आंखें खुली रखना। खैर, चाहे छिपकली मानव असली था या नहीं, चाहे वो कॉस्ट्यूम पहने हुए कोई शरारती टीनेजर था या फिर कोई ऐसा मगरमच्छ जो एबनॉर्मल था, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसका अचानक सामने आ जाना बिल्कुल मजेदार नहीं था भाई। इससे पहले कि हम दलदल में अगली भयानक चीज ढूंढने गंदे पानी में उतरे, आप एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरे किसी भी लेटेस्ट अपलोड वीडियो को मिस ना कर दें। तो भाई अब आप अपने लंबे रेन बूट पहन लें, क्योंकि चीजें और भयंकर होने वाली हैं। समय में जमे हुए 2012 में वसंत में सेने, जो कि फ्रांस का एक नेचर रिजर्व है, उसमें पर्यटक एक दिन अचानक खौफजदा हो गए, क्योंकि वहां के दलदली मार्शलैंड में 2 अविश्वसनीय रूप से खौफनाक आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये जंतु पीलेपन पर थे, पतले और लंबे थे और बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे, और ये प्राणी जितनी जल्दी प्रकट हुए थे उतनी ही जल्दी फिर से गायब भी हो गए। लेकिन जुलाई 2016 में ये चीजें फिर से प्रकट हुई, और इस बार इनके साथ इनके 6 दोस्त भी थे। तो यार ये स्टैचू जैसे जंतु कहां से आए थे और ये फ्रांस के दलदल में क्या कर रहे थे? वेल, ये जीव जिंदा जरूर लग रहे थे, लेकिन भाई इन्हें फ्रेंच मूर्तिकार और आर्टिस्ट सोफी प्रेस्टिगियाकोमो ने डिजाइन करके अपने हाथ से बनाया था। ये इंसानों की कुदरत के साथ जटिल संबंधों को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। हर एक आकृति को लोहे के स्ट्रक्चर पर मिट्टी और शैवाल से ढाला गया था। इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये स्किन जैसी दिखने लग जाती है। समय के साथ जैसे जैसे ये आकृतियां धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगी, इनकी बनावटी स्किन का कलर और टेक्सचर दोनों ही बदल गए, और आखिर में ये फिगर्स अपने ऑर्गेनिक लैंडस्केप में घुल गए। भले ही सोफी के दलदली जीवों को देखकर घबराहट होती हो, लेकिन भाई इनकी डिजाइन में एलियन जैसा लुक होना और इनका शिफ्ट होना इनको खूबसूरत बनाता है, बशर्ते आपको दलदल के पानी से सनी हुई स्किन के लूज फ्लैप्स पसंद हो। दलदल का सायरन। सेना में शामिल होने के तुरंत बाद रेडिट यूजर HK FOOK-ET को दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स राज्य के दलदलों में से 2 से 4 सप्ताह की फील्ड एक्सरसाइज पर तैनात किया गया। दलदल में अपनी छठी रात को जब रेडिटर और उसका दस्ता झपकी ले रहे थे, तब जब जंगल में कहीं से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। ये एक दहाड़ और चीख के बीच के मिक्सचर की तरह लग रही थी, किसी ऐसे जानवर की आवाज जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे सब उठकर खड़े हो गए, और जैसे उन्होंने ऐसा किया, चारों ओर का सारा दलदल शांत हो गया। मेढकों ने टर्राना बंद कर दिया और झिंगरों ने चहकना बंद कर दिया। जो आवाज बची थी वो चीखने की थी, और वो लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ पलों के बाद अचानक कुछ दूरी पर एक अजीब और गरीब रोशनी दिखाई देने लगी। रेडिटर के लिए अब बस हो चुका था, ये सोचकर कि ये कोई मजाक कर रहा है, और वो 2 अन्य सैनिक रोशनी की ओर बढ़े, जबकि बाकी लोग कैंप में ही रुके। लेकिन HK जितना दूर चला उतना ही उसने महसूस किया कि वो रोशनी के पास नहीं पहुंच रहा था, और अब जमीन चलने के लिए बहुत कीचड़ भरी होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि उसे एक ट्रांस की हालत में डाला जा रहा था। वो लाइट की तरफ ऐसा खींचा जा रहा था जैसे नाविक किसी सायरन के जाल में फंसते हैं। इस बात से HK इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने अन्य सैनिकों को भी वहीं पर रोक दिया, और वो तीनों तुरंत वापस लौट आए। लेकिन वो लोग 20 फीट भी नहीं चल रहे थे कि दलदल उस पानी भरे एरिया के अंधेरे में से जहां से वे लौट रहे थे, वहीं कान फाड़ने वाली चीख एक बार फिर से गूंजी। सैनिक पलटे और उन्होंने कपकपाते हुए देखा कि दूर रोशनी ऊंची उठती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा हो, लेकिन फिर अचानक ही वो रोशनी और दहाड़ दोनों गायब हो गए, और दलदल बैकग्राउंड साउंड धीरे धीरे वापस उभरने लगा। वहां क्या हुआ था इसके बारे में कोई भी तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए सभी सैनिक सिर्फ फिर से सोने की ही कोशिश करने में लग गए। बस HK इस घटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। बाद में जब उसने उस एरिया का मैप देखा तो उसने नोटिस किया कि वह रोशनी दलदल के उस एक हिस्से में दिख रही थी जो उस समय हुई भारी बारिश के बाद किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर था। तो फिर वो क्या था जो उस रात अंधेरे में घूम रहा था? अगर आपके दलदल के किस्से कहानियों में भूत प्रेत के लिए जगह है, तो भाई इसकी एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि एक विल ओ विस्प घोस्ट लाइट्स हो सकती है। अंग्रेजी और यूरोपीय दोनों ही लोक कथाओं में इस भूतिया रोशनी को कथित तौर पर यात्रियों द्वारा रात में देखा गया है, खास तौर पर दलदलों और पानी भरे इलाके में। विल ओ विस्प को पकड़ना असंभव माना जाता है, और यूरोपीय लोक कथाओं के अनुसार ये यात्रियों को उनकी मौत की तरफ खींचती है। अब हालांकि ये किंवदंती इस बात से मैच करती है कि अपना रेडिटर उस लाइट को पकड़ नहीं पाया और वो उसकी तरफ खींचा
पीछा चला गया। लेकिन भाई इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है जो उतना ही इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न साइंस में यह आमतौर पर माना जाता है कि लोग कभी कभी जिस विलो विस्प की घटना को रिपोर्ट करते हैं वो फॉस्फीन, डिफोस्फेन और मीथेन के ऑक्सीडेशन के कारण बनती है। ये सभी वो कंपाउंड्स हैं जो पौधों के डिकम्पोज होने से बनते हैं और ये चीज दलदली इलाकों में बड़े पैमाने पर होती है। चूंकि फॉस्फीन और डिफोस्फेन के मिक्सचर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनकी सिर्फ छोटी मात्रा ही मिल जाती है, तो वहां मौजूद प्रचुर मात्रा में मीथेन इग्नाइट हो जाती है, जिससे ब्राइट और टेम्पररी फ्लोट करने वाली आग बनती है, जिसे विलो विस्प्स कहते हैं। तो भाई ये तो हो गई आग की एक्सप्लेनेशन, लेकिन उस भयानक दहाड़ का क्या कहेंगे? यार मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी कूगर जैसे जानवर की थी। उस दहाड़ की एक क्लिप है जो मैं आपको सुनाता हूँ। लगता है मेरा अंदाजा सही था, है ना? लेकिन भाई भले ही इस राइटर के साथ हुए हादसे की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल गई हो, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि मैं भी बुरी तरह कांप जाता अगर मैं वो आवाज सुन लेता और उसके साथ उस अंधेरे काले दलदल के बीच उस नजारे को देख लेता। दो लोग भी भीड़ हैं। जुलाई 2020 में एक अनुभवी नाविक पीटर जॉयस नॉर्थ कैरोलिना की बेकामाव नदी के एक हिस्से में बहाव के साथ तैरते हुए अपनी जिंदगी का पूरा मजा ले रहा था। उसने उस इलाके को पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन तभी अचानक उसका ड्रीम एडवेंचर एक भयानक नाइटमेयर में बदल गया। जब वो बहाव के साथ पैडलिंग करते हुए आसपास के स्वैम्प और वाइल्ड लाइफ को निहार रहा था तो उसने एक आवाज सुनी। पहले उसे लगा कि उसकी बाईं तरफ कोई मछली पानी से उछल रही थी, लेकिन भाई फिर ये पक्का हो गया कि वो मछली नहीं थी। चलो देखते हैं कि क्या था। वो चीज जो उस पर झपटी और टक्कर मारकर उसको कश्ती से बाहर गिरा दिया। जी हाँ, एक मगरमच्छ। पूरी घटना के दौरान पीटर ने कहा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब मगरमच्छ ने उसकी तरफ डुबकी लगाई और तब भी जब उसकी कश्ती की साइड को टक्कर मारी, किस्मत से उसके हाथ में एक डाल आ गई और इससे पहले कि वो शिकार बन जाए वो किसी तरह कैक में वापस आने में कामयाब हो गया। लेकिन भले ही पीटर बिना किसी खनूज के उस घटना से बचकर आ गया, लेकिन इसने उसके दिमाग पर एक गहरी निशानी छोड़ दी। रिवर कायाकिंग के अपने वर्षों के अनुभव के दौरान पीटर ने कई मगरमच्छों को पानी में छींटाकशी करते और हंगामा करते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर लगातार अटैक नहीं किया था। हो सकता है कि खास तौर से ये मगरमच्छ इसलिए इतना आक्रामक हो गया हो क्योंकि वो मेटिंग सीजन चल रहा था। ये नॉर्थ कैरोलिना क्षेत्र में जून से जुलाई की शुरुआत में आमतौर पर चलता रहता है और हमला होने से पहले पीटर नदी के उस हिस्से को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। इसलिए भाई उसने अपना पक्का मन बना लिया है कि वो वापस जाएगा। बस अगली बार वो ऐसे टाइम पर जाएगा जब उसकी मौजूदगी से वहां के बाशिंदों को गुस्सा न आए। कीचड़ से सनाहात 1990 के दशक में रेडिट यूजर एनी ओकले अपने पति और सास ससुर के साथ 11 एकड़ के जंगल से भरे एक दलदली इलाके में रह रही थी जब उनका खुद का घर बनकर तैयार हो रहा था। चूंकि उसका पति ड्राइविंग नहीं कर पाता था, इसलिए एनी को नियमित रूप से उसे पास के एक लेट नाइट रेस्टोरेंट में अपनी मिडनाइट की शिफ्ट वाले जॉब के लिए लाना ले जाना पड़ता था। और हालांकि वो आमतौर पर अंधेरे में बाहर घूमना पसंद करती थी, लेकिन उसके ससुराल की प्रॉपर्टी में कुछ तो ऐसा था जिससे उसे डर लगता था। एक रात जब उसका पति काम पर था, एनी ने गलती से घर को लॉक कर दिया और खुद बाहर रह गई। और क्योंकि उसके सास ससुर उस रात कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने अपनी कार में सोने का फैसला किया। लेकिन रात के लगभग 3 बजे उसकी नींद खुली और उसने पाया कि उसका दिल बेवजह तेज धड़क रहा था और उसके बाल खड़े हो गए थे जैसे किसी बुरे सपने से जागी हो। लेकिन उसे याद आया कि उसने ऐसा कोई सपना देखा ही नहीं था। एनी को हकीकत का एहसास होने लगा जब उसने बाहर कुछ सुना। वो कंकड़ों पर कुछ घसीटने की आवाज थी और कार के बाहर हल्की सी खटखटाने की। राइटर ने हड़बड़ाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या ये कोई जानवर बाहर छुपा हुआ था या कुछ और खौफनाक सा? एनी ने कार के हेडलाइट्स को चालू करके अनचाहे मेहमान को डराने की कोशिश की, लेकिन बाहर की हलचल बंद नहीं हुई। यह सूर्योदय से ठीक पहले तक चलता रहा जब फाइनली एनी अपने पार्टनर को रेस्टोरेंट से लाने के लिए चली गई। लेकिन सिर्फ रात खत्म हुई थी, प्रॉब्लम शायद अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे यानी रेस्टोरेंट पहुंची, वहां फौरन अंदर चली गई क्योंकि वो अभी भी एकदम घबराई हुई थी। लेकिन फिर जब वो अपने पति के साथ अपनी कार पर लौटी तो उसने देखा कि पूरी कार पर मिट्टी के हाथ के पंजे छपे हुए थे।
कुछ में तो डकवीड जैसे पानी के पौधे भी चिपके हुए थे। जैसे ही उसके पति ने देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। जब वो बच्चा था तब वो अपने भाई बहनों के साथ एक रात बाहर कैंपिंग कर रहा था और तब उनके टेंट के आसपास कोई ऐसी चीज सरसराती हुई घूम रही थी और फिर उसने हर तरफ डकवीड से भरे कीचड़ के हाथों के निशान छोड़ दिए। एनी के पति को लग गया था कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता और उसने कह दिया कि वो रेस्टोरेंट में तब तक रुकेंगे जब तक कि बाहर अच्छा खासा उजाला नहीं हो जाता। उस दिन के बाद से एनी ससुराल में रहते हुए कभी भी अंधेरे में बाहर नहीं गई और वो अकेली नहीं है। कई सालों बाद एनी की 5 साल की बेटी ने दादी के घर सोने से मना करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस राक्षस से बहुत डरती थी जिसे उसने एक रात दलदल में देखा था। तो भाई, या तो अपनी रेडिटर के ससुराल वाले लंबे समय से कोई प्रैंक करते आ रहे हैं या कोई कीचड़ से सने हाथों वाली चीज वहां डेरा जमाए हुए है। खैर, वो जो कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां एक रात भी बिताना चाहूंगा और वो चीज जो भी है उसे नेशनल ज्योग्राफिक की तरह ट्रीट करूंगा। आप क्या करोगे? क्या आपने कभी दलदल में कोई डरावनी चीज देखी है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।